गुड मॉर्निंग। हमने ओबीजी की तीसरी क्लास में देखा था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने बात करी। तो आज हम उसी का एक स्टेप आगे धीरे धीरे ओबीजी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक oogenesis समझना पड़ेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, oogenesis को समझने के लिए हम रट लेते हैं या डायग्राम बना लेते हैं और उसको याद करके एग्जाम्स में लिख देते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से आपको फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए, अगर आपको अच्छे से समझना है, बार बार रटना नहीं है, तो आपको oogenesis बहुत हेल्प करेगा। और oogenesis के बिना फर्टिलाइजेशन को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो आज हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। oogenesis के बारे में तो oogenesis को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बोला था, 20th वीक पे क्या होने लग जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ओवरी में। इसकी बात करी थी हमने, ओवरी की बात करी थी। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ओवरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। क्वेश्चन आता है तो ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। यहाँ पे क्या है, तो ओवरी का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा। सपोज ये ओवरी है, क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, ओवरी के दो पार्ट होते हैं। एक तो ये मिड वाला बना देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर हमने बोला था न्यूरोवस्कुलर सिस्टम होता है। किसके अंदर, कौन से पार्ट के अंदर न्यूरोवस्कुलर सिस्टम होता है, कॉर्टेक्स के अंदर। किसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर, सॉरी कॉर्टेक्स के अंदर नहीं, ये कौन सा पार्ट है, मिड वाला, मेड्यूला। मिड वाला पार्ट मेड्यूला है। ओवरी के दो पार्ट होते हैं, एक मिड वाला पार्ट जिसको मेड्यूला बोला, एक कॉर्नर वाला या साइड वाला पार्ट जिसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो मिड वाले मेड्यूला के अंदर तो न्यूरोवस्कुलर सिस्टम रहता है, ठीक हो गया। अब बाकी का सिस्टम कहाँ पे रहता है, जो फॉलिकल्स हमने बोला कि ओवरी में 20th वीक पे कितने बन जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन के आसपास। ठीक है, कितने, 7 मिलियन के आसपास 7 मिलियन फॉलिकल्स बनते हैं। अब फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल्स वो इमेच्योर सेल्स हैं जिनमें अभी सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब जाके वो एक प्रॉपर सेल बनेंगे, मैच्योर होके सेल बनेंगे। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल्स बोल रहे हैं। अभी इन्हीं फॉलिकल्स की बात करते हैं, कैसे कैसे ये डेवलप होना है। तो फॉलिकल्स कहाँ पे बनने हैं, तो फॉलिकल्स बनने हमारे यहाँ पे, तो ओवरी की जो सेल होती है, एपिथेलियल सेल, वहाँ पे कुछ इस तरीके से जर्मिनेटिव सेल्स बन जाती हैं। मतलब जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं। जर्मिनेटिव सेल्स मतलब वो सेल्स, वो स्टेम सेल्स जो आगे भी सेल्स बनाने वाली हैं, तो इनको हम जर्मिनेटिव सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जर्मिनेटिव सेल्स। क्लियर हो गया। तो ये जर्मिनेटिव सेल्स के अंदर अब ये क्या करेंगे, ये कुछ फॉलिकल्स का, ये फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर फॉलिकल्स होते हैं और ये फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं। अब कितने फॉलिकल्स, आगे 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे फीमेल, जो फीमेल फीटस है उसमें कितने बन, 7 मिलियन। ठीक है, अप टू बर्थ तक आते आते कितने रह जाते हैं, 2 मिलियन। क्लियर हो गया। अब यहीं पे हमने प्रोसेस oogenesis की समझनी है। अब जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं उनमें क्या होगा, डिवीजन होके ही तो ओवम बनना है। अभी ओवम नहीं बना है, तो फॉलिकल्स है, इमेच्योर है, मतलब सेल डिवीजन चाहिए हमको। तो ये जर्मिनेटिव सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, oogonia बोल सकते हैं। oogonia, यहाँ पे ये oogonia बन गई। oogonia सेल्स थी, इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे जर्मिनेटिव सेल्स बना दिए। हम ये मानते हैं कि जब तक रिप्रोडक्टिव एज आती है, क्या आती है, जब तक रिप्रोडक्टिव एज आती है तब तक जो हमारे फॉलिकल्स हैं वो कितने रह जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास। लेकिन आप अगर NCERT में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव एज में 60 to 80,000। ठीक है, 60 to 80,000 ही देखने को मिलेंगे, क्या हमारे
फॉलिकल्स, या इनको हम प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी oocytes। ये किसके अकॉर्डिंग है? NCERT के अकॉर्डिंग है, जो कि PMT और बाकी एग्जाम्स में भी चलता है। NCERT के अकॉर्डिंग 60 to 80,000 आपको प्राइमरी oocyte देखने को मिलेंगे एट द टाइम ऑफ कब? रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज में। तो हमने कल एक बात करी थी कि हमारे जो भी कितने टोटल oocytes है। अब प्राइमरी oogonia ने क्या करा? प्राइमरी oocytes बना दिए, प्राइमरी oocyte बना दिए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना दिया। अब इन प्राइमरी oocyte का क्या होना है? अब इन प्राइमरी oocyte को क्या करना है? सेल डिवीजन करना है। तो इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट तो हो गया, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए इन फेजों से जाना पड़ता है। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज, तब जाके मियोसिस पूरी कंप्लीट होती है, 1 से 2 सेल बनते हैं। क्लियर हो गई थी इतनी बात? लेकिन क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte बर्थ के बाद यहाँ पे प्रोफेज में अरेस्ट हो जाते हैं। किस में अरेस्ट हो जाते हैं? प्रोफेज में अरेस्ट हो जाते हैं। अब प्रोफेज में अरेस्ट होने का मतलब क्या है? मतलब आप ये समझिए, आपने वो कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली। तो उसमें क्या था, जैसे खरगोश सो जाता है रास्ते में जाके, वैसे ही ये बर्थ तक आते आते प्रोफेज को कंप्लीट करके जब तक रिप्रोडक्टिव एज नहीं आती, जितना भी हम मानते हैं 12 से लेके 15 ईयर तक, तो 12 से 15 ईयर तक ये प्रोफेज में ही पड़े रहते हैं। कौन पड़े रहते हैं? प्राइमरी oocyte प्रोफेज में ही पड़े रहते हैं। मतलब उनमें कोई डिवीजन नहीं होता और वो प्राइमरी oocyte के प्राइमरी oocyte ही हैं। अब आ गए हम कौन सी एज में? रिप्रोडक्टिव एज में, या फिर प्यूबर्टी कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव या फिर प्यूबर्टी एज में। रिप्रोडक्टिव और प्यूबर्टी एज में आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट किया। लेकिन इतने सारे मिलियंस ऑफ क्या है, थाउजेंड्स ऑफ oocytes हैं। तो ये थाउजेंड्स ऑफ oocytes तो आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इनमें क्या होगा, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, ये फिर से मैच्योर होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये बन जाते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाते हैं? मियोसिस फर्स्ट होने के बाद सेकेंडरी oocyte। लेकिन सेकेंडरी oocyte बनने के साथ साथ इनके साथ एक और चीज़ होती है। क्या होती है वो देख लेते हैं। जैसे ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर होना स्टार्ट होता है, सपोज यहाँ से एक स्पर्म निकला और ये सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, तैयारी तो सारे करते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही रिलीज होना है, तो उसी को मैच्योर करेंगे फॉलिकल्स। तो जैसे ये एक रिलीज होता है, तो जो बाकी के ओवम की एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं वो क्या करने लग जाती है? इसको कवर करने लग जाती हैं कुछ इस तरीके से। क्या करने लग जाती हैं? कवर करने लग जाती हैं, जिनको हमने बोला ग्रेन्युलोसा सेल। फिर जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, अब ये ग्रेन्युलोसा सेल क्यों कवर कर रही है इसको? सेकेंडरी oocyte तो बन गया, कवरिंग क्यों आ रही है इसमें? कवरिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन वगैरह भी तो सप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक प्राइमरी लेयर बनती है इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा की, फिर एक सेकेंडरी लेयर बनती है, और फिर एक टर्सरी लेयर बन जाती है। मतलब 3 लेयर बन जाती है, ट्रिपल लेयर हो जाती है हमारा सेकेंडरी oocyte। वो सेकेंडरी oocyte अच्छे से कवर हो चुका। क्या अब इसे रिलीज हो जाना चाहिए? क्या अब इसे रिलीज हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे सेकेंडरी oocyte है और इसके चारों तरफ ये लेयर है, तो इसको यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ये एक ओवम है और इसके चारों तरफ क्या है, ये आपके oocytes बने हुए, सॉरी ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। ये 3 लेयर है। अब इनमें क्या होता है, इनके बीच में धीरे धीरे यहाँ पे कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या बनना स्टार्ट हो जाती है? कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। कैविटी बन गई।
अब कैविटी बनने के साथ साथ जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो भी इस पे लग जाती है, वो इस पे लग जाती है और बाकी की लेयर बाहर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो लेयर कवर करके रखती है इसको, और ये इसी के साथ फैलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन में यूट्रस तक जाएगी। इस लेयर को जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है ये होती है जोना पैलिसुडा। जोना पैलिसुडा, तो जोना पैलिसुडा लेयर कवर करती है सेकेंडरी oocyte को, और अब सेकेंडरी oocyte तैयार है जोना के साथ में बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और ये जोना के साथ ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल। क्लियर हो गई इतनी बात? एक बार इसको सारी चीज़ को दोबारा से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला कि ओवरी के अंदर कब 20 वीक में ही क्या बनने लग जाते हैं? फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं। कौन से फॉलिकल्स बनते हैं? जर्मिनेटिव सेल से ऊगोनियम बनता है। ऊगोनियम क्या करता है? मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्या होता है? प्रोफेज में ही अटक जाती है ये प्रोसेस। कब तक अटकती है? रिप्रोडक्टिव एज तक अटकती है। रिप्रोडक्टिव एज बोले तो प्यूबरिटी तक ये यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट अटक जाती है, मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज आती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। क्या होती है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। तो मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होते ही जैसे ये एक प्राइमरी oocyte बना था, ऊगोनियम ने क्या बनाया था? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बहुत ज़्यादा थे, तो ये प्राइमरी oocyte में अगर इसमें क्या हुआ? डिवीजन होगा। मियोसिस का मतलब डिवीजन है, तो जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होगा तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी जो आगे जाके डीजनरेट हो जाती है, और एक अच्छी खासी हृष्ट पुष्ट सेल बनेगी जिसको हमने बोला सेकेंडरी oocyte। क्या बोला हमने? सेकेंडरी oocyte। अब इसी सेकेंडरी oocyte का काम है, इस सेकेंडरी oocyte के पे ग्रेन्युलोसा लेयर स्टार्ट हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्सरी लेयर आ गई इसके ऊपर। क्लियर है? इसके ऊपर टर्सरी लेयर आई, लेकिन क्या ये ग्रेन्युलोसा और इतनी सारी ओवरी की सेल्स को लेके वहाँ जाएगी? जी नहीं जाएगी। तो क्या करेगी? केवल एक ही सेल्स को लेके साथ में, उसको हमने नाम दे दिया था जोना पैलिसुडा। ठीक है, तो जोना पैलिसुडा के साथ ये प्रोटेक्ट रहेगी और कहाँ को ट्रेवल करेगी? अब यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। क्या हो गया? ओवुलेशन हो गया, मतलब अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। क्लियर है? तो कभी भी कोई पूछे तो ओवम रिलीज कब होता है? जब वो सेकेंडरी oocyte बनेगा। कब बना था सेकेंडरी oocyte? जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो क्या सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद बनता है? नहीं, जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तभी जाके वो रिलीज होगा और वही ओवुलेशन कहलाएगा। तो ये था हमारा oogenesis के बारे में और ओवुलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में अच्छे से। तो फर्टिलाइजेशन तभी हमें समझ में आ सकता है जब हमें समझ में आए कि oogenesis की प्रोसेस कैसे कैसे चलनी है। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, थैंक यू।